हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12 के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एमसीक्यूज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ इज़ ट्रू फॉर। कूलम लॉ क्या कहता है? कूलन लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो किसके बराबर होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी चार्ज है दोनों चार्जेस पे अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, कि यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं 1/4πε0। तो यहाँ पे जो कूलम लॉ है वो चाहे एटॉमिक डिस्टेंस की बात हो, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस की बात हो, चार्ज एज वेल अनचार्ज पार्टिकल्स की बात हो, सभी डिस्टेंसेस के लिए ट्रू रहता है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस में? तो इसकी वैल्यू आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। अब इसकी यूनिट ज़रूर याद रखनी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन में जान के वैल्यू तो सेम देता है बट यूनिट चेंज कर देता है, तो आपको यूनिट ज़रूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when some charge is placed on a soap bubble। अगर हम क्या करें, एक सोप बबल जो देखा होगा आपने, उस पर कोई चार्ज को प्लेस कर दें तो इसका रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बबल कोलैप्स हो जाएगा या कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो अगर किसी चार्ज को हम क्या कर दें, प्लेस कर दें एक सोप बबल पे, तो इसके रेडियस में इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सोप बबल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, उनको एक वैक्यूम में प्लेस कर दिया एट ए डिस्टेंस D। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, और फोर्स उनके बीच में कौन सी एक्ट करेगी वो भी दे दिया। इफ़ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इट इज इंट्रोड्यूस अराउंड देम द फोर्स नाउ विल बी। ये भी पीछे हमने पढ़ा कि फोर्स किसके बराबर होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम 1/4πε0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होगा तो जो नई फोर्स क्या बन जाएगी? 1/k, मतलब 1/4 हो जाएगी। तो राइट आंसर आ जाएगा F/4। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो इसमें अपॉन करके नई वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे रेशो करके हम निकालते थे ना, दोनों फोर्सेस का रेशो निकाल देंगे, ओल्ड फोर्स एंड न्यू फोर्स, तो 1/4 आ जाएगा, मतलब F/4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होगी? तो इसके जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0। जब भी हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं उसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। जो भी चार्जेस हैं उसके बाहर आउटर सरफेस में रिजाइड करते हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होती है, या कॉन्टीन्यूअस होती है इफ़ देयर इज़ ए चार्ज एट दैट पॉइंट, या डिसकंटिन्यूअस होती है जब नेगेटिव चार्ज होगा, या डिसकंटिन्यूअस इफ़ देयर इज़ ए चार्ज ऑन दैट पॉइंट। तो इसका जो ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी वो होगी डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, कभी कॉन्टीन्यूअस भी हो सकती है, कभी डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है। कंटिन्यूअस तब होगी जब देयर इज़ नो चार्ज, एंड डिसकंटिन्यूअस कब होगी? व्हेन देयर विल बी अ चार्ज। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इसकी किसके फार्मूला है या स्टेटमेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। फोर्स दे रखी है दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स के बीच में जिनके चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, और वो दोनों एक दूसरे के से कितना डिस्टेंस दूर हैं वो भी वैल्यू दे रखी है।
तो आपको क्या निकालनी है, इनके बीच की जो फोर्स है वो निकालनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। Q1 Q2 दे रखा है, ये Q1 की वैल्यू ले लेनी है, ये Q2 की वैल्यू ले लोगे आप। और 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर को आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। ये किसकी वैल्यू है, आपके आर या डी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसे मीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। तो ये सारी वैल्यूज़, मतलब ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कई बार गिवन भी होता है, बाकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, बस ये देख लेना है कि जो ये यूनिट है ये सेम सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट कर लोगे तो कैलकुलेट कर लोगे, चाहो तो आप पाउज करके कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैथ्स ही है, आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा। बट ये ज़रूरी है, कन्वर्शन ज़रूर करना है यूनिट का। नेक्स्ट है, if a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप क्या करते हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो। तो जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ऑफ पोटेंशियल की एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, नो वर्क इज डन, क्लियर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपने याद रखनी है, नो वर्क इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में, हाँ बिल्कुल सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ये भी दिया होता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में। जबकि पोटेंशियल का जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, ये इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। पोटेंशियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क नहीं होता है, ये कैपेसिटेंस एंड चार्ज का हो जाएगा। तो ये भी गलत स्टेटमेंट दे रखी है। इनमें जो सारी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मेटल के लिए कितना होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेटल का उसका वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें कैपेसिटी इंक्रीज होगी कब, जब एरिया ऑफ प्लेट को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट उसको इंक्रीज़ करेंगे, या एरिया इंक्रीज़ करेंगे, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। के यहाँ पे क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये परमिटिविटी, ये एरिया आ गया और ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर सही लग रहा है वो आपने चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के मतलब इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अगर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ होगी, इसको इंक्रीज़ करेंगे तब भी इंक्रीज़ होगी, एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तब भी इंक्रीज़ होगी, बट जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो भी इंक्रीज़ होगी, मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है। डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स उसको इंक्रीज़ करेंगे, नहीं उसको डिक्रीज़ करेंगे तब इंक्रीज़ होगी। अब ये सही स्टेटमेंट हमें मिल गई, एरिया को इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी ये भी इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इससे आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।